Good morning, students. Today we will start our second chapter of EVS Migration of Families यानी परिवारों का आना जाना। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि क्यों माइग्रेट करते हैं लोग। अब हम इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि माइग्रेट क्यों करते हैं और माइग्रेशन करने के बाद लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। देयर आर मैनी फैमिलीज विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वन सच फैमिली इज संतूज फैमिली। उनमें से एक संतू की फैमिली है। Santu's family lived in a village and their main occupation was agriculture. संतू की जो फैमिली है वो एक गांव में रहती थी and their main occupation यानी कि व्यवसाय और agriculture खेती। तो जो उसका जो मुख्य व्यवसाय था संतू का वो क्या था? खेती था, खेती करना। बट his family had to face a big trouble due to a drought in their विलेज। लेकिन उसका जो परिवार था उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा जब गांव में सूखा पड़ गया। यानी कि सूखा क्या होता है? जब पानी की कमी हो जाती है। ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट, ये आप अपनी बुक में स्पेलिंग ठीक कर लेना। फॉर द लास्ट 2 years they did not even have sufficient food to eat, कि पिछले 2 सालों से उन्हें sufficient खाना भी नहीं मिल रहा था, मतलब अच्छे से खाना भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए। That is why, इसलिए संतू migrated to his nephew's village with his family and कैटल। संतू क्या है कि अपने भतीजे के गांव में, नेफ्यू क्या होता है? भतीजा। अपने भतीजे के गांव में चला गया अपने परिवार और अपने पशुओं के साथ। देयर ही अरेंज्ड फॉर अ स्मॉल एकोमोडेशन ऑन रेंट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन। और उसने क्या किया? वहां पर रेंट पे रहने के लिए जगह अरेंज की है ना, और छोटी सी जगह ली रहने के लिए, और वहां पे काम ढूंढना शुरू कर दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, ही गॉट वर्क देयर, उसे वहां पर काम मिल गया। एंड देयरफॉर, इसलिए, ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली, उसने अपने परिवार के साथ वहां रहना शुरू कर दिया। However, it was not at all easy for him to live there. यद्यपि उसके लिए क्या था कि वहां रहना आसान नहीं था। Soon he started missing his own village, और क्या है कि जल्दी ही वो क्या अपने गांव को मिस करने लगा। He got news that there was a very good rain in his village this year. उसे ये सूचना प्राप्त हुई कि उसके गांव में इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है। Therefore, इसलिए, he took his family and cattle, वो उस अपने परिवार और अपने पशुओं को लेकर के अपने साथ with him and returned to his own village, अपने गांव वापस चला गया। अब हम नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थिंक एंड राइट द आंसर्स, सोचो और इनके उत्तर लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच संतू मस्ट हैव फेस्ड इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन, कि माइग्रेशन के बाद संतू को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। तो इसमें देखो, जैसे हमने संतू की स्टोरी पढ़ी ऊपर, उसमें हमने देखा कि उसको घर ढूंढने में दिक्कत हुई और उसके साथ उसका परिवार भी था, पशु भी थे, लेकिन उसे एक छोटा सा घर ही मिला था रहने के लिए, तो उसे वहाँ रहने में भी बहुत परेशानी हो रही होगी। फिर उसे काम ढूंढने में भी दिक्कत हुई होगी, काम ढूंढना पड़ा उसे, और नई जगह पर उसे एडजस्ट होने में भी दिक्कत हुई। और फिर उसे परिवार साथ होने के साथ उसको अपने बच्चों की एजुकेशन
के लिए भी प्रॉब्लम हो रही होगी, नए सिरे से उसे अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल देखना पड़ा होगा, सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ी होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि संतु को इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब सेकंड क्वेश्चन है, if there is any family in your vicinity which migrated to some other place or settled in your area after migration from some other place, then collect the following information about it। कि अगर कोई परिवार आपके पड़ोस, विसिनिटी पड़ोस, आपके पड़ोस में किसी और जगह से माइग्रेट होकर के या कहीं और आपके एरिया से किसी और जगह पर माइग्रेट होके गया है और सेटल हुआ है, तो उनके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली माइग्रेटेड टू और फ्रॉम विच प्लेस, कि जो परिवार है वो कहाँ माइग्रेट किया है, और या अगर वो माइग्रेट होके आया है तो वो कहाँ से आया है। What were the reasons for their migrations? तो उनके माइग्रेशन के क्या कारण है, माइग्रेशन करने के क्या रीजंस हैं, रीजंस थे, तो वो आपको पूछने हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन देयर फैमिली, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। हु हेल्प देम, और किन लोगों ने उनकी मदद की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके आसपास कोई ऐसी फैमिली है तो आप ये इंफॉर्मेशन उन लोगों से कलेक्ट करोगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एक और स्टोरी। स्टूडेंट, इस लेसन में आपको माइग्रेशन से जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है वो स्टोरी की हेल्प से आपको समझाया गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसमें हम धीरज की कहानी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। धीरज हैज़ ए सन एंड ए डॉटर। धीरज का एक बेटा और एक बेटी है। ही वॉज वर्किंग इन ए विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस, और वो क्या है कि गांव में डेली वेजेस के बेस पर काम कर रहा था। डेली वेजेस यानी कि उसे दैनिक वेतन, मतलब उसे रोज़मर्रा जो मजदूरी का काम करता था और फिर उसे जो रोज़ उसका वेतन मिल जाता था। His son was studying in 12th standard। उसका जो बेटा है वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। एंड हिज डॉटर वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, और उसकी जो बेटी है वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। When his son passed the senior secondary examination, जब उसके बेटे ने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर लिया, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास, then धीरज decided to send his son to the city for his higher studies। तो धीरज ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को हायर स्टडीज के लिए यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज देगा, शहर में भेज देगा, सिटी में भेज देगा। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। He thought that his son went to live in the city away from his family for studying। उसने सोचा कि that if his son went to live in the city, कि अगर उसका जो बेटा है वो शहर में दूर रहने के लिए चला जाएगा, है ना, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से दूर, फॉर स्टडिंग, पढ़ने के लिए, देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज। तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, तो जो परिवार का खर्च है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगा। And when his daughter completes her school education after 2 years, और क्या है कि जब 2 साल के बाद उनकी जो बेटी है उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, वो अपनी पढ़ाई यहाँ पूरी कर लेगी, तो then he will have to send her also to the city for her higher education। तो उसे भी क्या है कि शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे भेजना पड़ेगा। Therefore, इसलिए he decided, उसने ये निर्णय लिया, that as he was working on daily wages in his village, कि वो गांव में भी डेली वेजेस पे काम कर रहा है। he will migrate with his family to the city, और क्या है कि वो अपने परिवार के साथ शहर में चला जाएगा, एंड डू द सिमिलर वर्क देयर ऑल्सो, और वहीं शहर में यही काम यानी कि जो मजदूरी का काम कर रहा है वो वही काम वो
वहां पे कर लेगा। When he moved to the city, जब वो शहर गया, he faced a lot of trouble in getting a house on rent। तो उसे रेंट यानी कि किराए पर घर लेने में बहुत सारी ट्रबल यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एज द रेंटल चार्जेस इन द सिटी आर वेरी हाई, क्योंकि क्या है कि जो शहर में जो किराए होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा किराया होने की वजह से ही टुक ए रूम ऑन रेंट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी। तो उसने क्या एक कमरा ले लिया जो शहर से बहुत दूर था, है ना। उसे एक छोटा सा कमरा लिया वहां पर जो शहर से दूर था। हिज फैमिली मेंबर्स हैड टू accommodate themselves in that room for all their activities like living together, sleeping, कुकिंग एट्सेट्रा। कि उसके जो परिवार के सदस्य थे वो वहां पर रहने के साथ साथ क्या हुआ कि उसी रूम में ही वो उन अपने जो सारे काम थे, सारी एक्टिविटीज थे, उनको वहीं पे करते थे। जैसे कि वो रहते भी थे वहां पर और साथ साथ सोते भी वहीं थे, खाना पकाने का काम भी वहीं करते थे, इसलिए उनको उसी रूम में ही सारे काम करने पड़ते थे। हिज नेबर्स वर ऑल्सो न्यू फॉर हिम, और उनके जो पड़ोसी थे वो भी उनके लिए नए थे। एंड ही हैड टू मेक मोर एफर्ट्स फॉर डेली लेबर, और जो रोज वो मजदूरी करता था, काम करता था, उसके लिए भी उसको बहुत एफर्ट्स यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। The expenses of living were very high in the city, कि जो शहर में जो रहने के जो खर्च होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या था, दैट इज वाई, इसलिए ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ लेबर ड्यूरिंग डे टाइम, कि वो दिन में तो क्या करता था, लेबर यानी कि मजदूरी का काम करता था। एंड एट नाइट, और रात को, ही यूज्ड टू वर्क एज ए गार्ड टू अर्न मोर, और वो क्या करने लगा, रात को चौकीदारी का काम, गार्ड यानी कि चौकीदार, तो रात को वो चौकीदारी का काम करने लग गया ज्यादा कमाने के लिए, अर्न कमाना। बट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज, इसलिए क्या है, लेकिन उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो वापस अपने गांव चला जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर स्टडीज ऑफ हिज चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों की जो हायर स्टडीज है वो पूरी होने के बाद, कंप्लीशन पूरी होने पर, समाप्त होने पर क्या है कि वो अपने बच्चों के साथ वापस अपने गांव चला जाएगा। You must have noticed in your surroundings that there are many students who have to leave their home for higher education. आपने ये नोटिस किया होगा अपने आसपास भी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना घर छोड़कर आते हैं फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दे लिव इन हॉस्टल्स और अरेंज रूम्स फॉर रेंट, वो या तो हॉस्टल्स में रहते हैं या कोई रूम लेते हैं रेंट पर फॉर देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए वो वहाँ पर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने संतु की और धीरज की जो स्टोरी पढ़ी, उससे हमें ये पता चला कि जो संतु है उसने तो ड्रॉट की वजह से माइग्रेट किया था अपने गांव से, और जो धीरज है वो अपने बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए गांव से माइग्रेट किया, है ना। तो इस तरह से बहुत से रीजंस होते हैं जिस वजह से क्या है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब देखिए पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें जिन पर हमें डिस्कशन करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे है, इज देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली or in your vicinity who went out of his hometown or shifted in your area from some other place for his studies, कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति या आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति वो अपना होम टाउन यानी कि जो उसके शहर है उसको छोड़ करके, है ना, शिफ्टेड इन योर एरिया, कि वो अपने जो
आपका जो एरिया है उसको छोड़ करके वो किसी दूसरी जगह पर स्टडी करने के लिए शिफ्ट हुआ है। तो देखो, आप देखते हो कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो बैंक की कोचिंग के लिए, बैंकिंग के जो कोचिंग देते हैं यहाँ पर अपने, उसके लिए अपना घर छोड़ करके यहाँ शिफ्ट हुए हैं, पीजीज में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं। ऐसे ही आपके कोई बड़े भैया दीदी भी होंगे घर में, वो भी अपनी स्टडी के लिए हॉस्टल में गए होंगे ना। इफ़ यू हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस फॉर स्टडीज, कि अगर आप अपनी स्टडी के लिए किसी दूसरी जगह पर आपको शिफ्ट होना पड़ता है, देन व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलोंग विद यू, तो आप अपने साथ किन किन चीज़ों को लेकर के जाओगे। तो अगर हमें अपनी स्टडी के लिए जाना पड़ता है कहीं पर, तो सबसे पहले तो हम स्टडी के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास अपना स्टडी मटेरियल होना चाहिए, है ना। अपनी स्टेशनरी जो भी हमें चाहिए वो होनी चाहिए। और फिर हमें जो हमारा ज़रूरी सामान है डेली यूज़ के लिए, जो हमें थिंग्स चाहिए, हमारे क्लॉथ्स चाहिए, हमारा जो बिस्तर के लिए जो सामान चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें अपने साथ लेकर के जानी पड़ेंगी। If there are some students of your school living in a hostel for their studies, कि अगर आपके स्कूल के कुछ बच्चे हैं वो हॉस्टल में रह रहे हैं पढ़ने के लिए, then gather information about them like what types of work they have to do on their own। तो आप उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि वो उन्हें क्या काम है, वो किस तरह का काम है, वो खुद करना पड़ता है, अपने आप करना पड़ता है। देखो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को तो मालूम होगा कि उनके भैया दीदी बाहर रहते हैं तो उनको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। नहीं तो देखो, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको अपने काम, घर में तो मम्मा बहुत से काम कर देती हैं आपके, लेकिन अगर हॉस्टल में होते हैं तो लगभग उनको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। जैसे वॉशिंग भी करनी पड़ती है ना, और अपने रूम की भी सफाई करनी पड़ती है, और अपना जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करना, उठना, अपने जो भी डेली वर्क्स हैं वो खुद करने पड़ते हैं, होमवर्क भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो इस तरह से उनको सारे काम हैं खुद ही करने पड़ते हैं। व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट, कि लोग हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं, क्या कारण है। अभी हमने देखो ऊपर दो तो हमने भी पढ़े कि हायर स्टडीज़ के लिए भी करते हैं, ऑक्यूपेशन के लिए भी करते हैं, जैसे संतू ने किया था हायर स्टडीज़ के लिए, धीरज गया था अपने बच्चों की स्टडी के लिए। ऐसे ही हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे कि बिहेवियर भी हो सकता है फैमिली मेम्बर्स का, कि बिहेवियर की वजह से भी कर लेते हैं। कई बार फैमिली में कुछ मेम्बर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं होता तो कोई वहाँ से कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, अपना अलग रहने लग जाते हैं। और कुछ अगर जॉब करते हैं फैमिली में, अगर कोई मेंबर जॉब करते हैं तो अगर उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो भी वो माइग्रेट कर लेते हैं, है ना। इस तरह से कई बार हम कुछ ऐसे गांव में अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ हमको नहीं मिलती हैं और किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उन्हें बार बार शहर जाना पड़ता है डॉक्टर को दिखाने, तो इस वजह से भी वो वहाँ पर कुछ रूम वगैरह कुछ ऐसे रेंट पे लेकर के और वो वहीं पर रहने लग जाते हैं। तो इस तरह से बहुत से कारण होते हैं। हाउ डू देयर चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज़, कि वो उनके जो बच्चे हैं फिर वो अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करते हैं, अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करते हैं। देखो, अगर उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो जॉब में हैं और वो अगर बीच में कहीं पर साल के बीच में ही अगर ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो बच्चे और उनकी मम्मा है, कई बार वो वहीं जहाँ रह रहे होते हैं वहीं पे रह लेते हैं, और फिर जब उनका वो सेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो नई जगह पे चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे परिवार के और सदस्य भी होते हैं तो हम उनके साथ ही रह लेते हैं, और बाकी जो जा रहे हैं जॉब की वजह से, जिनकी ट्रांसफ़र हुई है, वो चले जाते हैं और बाद में चले जाते हैं।
तो इस तरह से क्या है कि अपनी स्टडी को वो बच्चे कंप्लीट करते हैं. What facilities arrangements people have to make when they want to settle down at some new place? कि जब लोग हैं वो नई जगह पर सेटल होते हैं तो उनको क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, है ना. जब वो नई जगह पे सेटल होना चाहते हैं तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, क्या क्या अरेंजमेंट चाहिए होते हैं. देखो, अपने अगर कहीं भी नई जगह पे जाते हैं तो हमें पूरा वापस से सारे अरेंजमेंट हमारे घर के करने पड़ते हैं. घर भी ढूंढना पड़ता है, फिर उसमें जो हमें एक्सेसरीज चाहिए उनका भी अरेंजमेंट करना पड़ता है. बच्चों की स्कूलिंग भी देखनी पड़ती है, अच्छे स्कूल्स भी देखने पड़ते हैं. फिर पास में है स्कूल या दूर है तो ये भी देखना पड़ता है. फिर अगर दूर होता है तो उनके लिए आने जाने का साधन भी देखना पड़ता है ना. आसपास मार्केट कितनी दूर पड़ती है, लोगों से मिलना जुलना, नए लोगों से जान पहचान बनानी पड़ती है. इस तरह से हमें क्या है कि अपने कोई भी जो लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल होते हैं तो उनको ये सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं. स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे और आगे का चैप्टर है वो हम बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और अभी तक हमने जितना पढ़ा है स्टूडेंट्स उसको आप अच्छे से पढ़ोगे. आपको चैप्टर मस्ट है आपके लिए चैप्टर को रीड करना, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, वो लेसन के अंदर से ही बनकर आते हैं. तो इसलिए आप अच्छे से चैप्टर को रीड किया करो. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना चैप्टर आगे शुरू करते हैं जिसमें हम गोविंद राम की कहानी पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 पढ़ रहे हैं अब हम. गोविंद राम एंड हिज फैमिली लिव्ड इन जनियाना विलेज. कि गोविंद राम और उसका जो परिवार है वो जनियाना विलेज में रहता था. ही हैड अ स्मॉल जनरल स्टोर देयर. वहाँ पर उनका एक छोटा सा जनरल स्टोर था. द अर्निंग्स फ्रॉम द शॉप were only sufficient to fulfill basic needs of his family. कि जो अर्निंग्स होती थी फ्रॉम द शॉप, उस शॉप से अर्निंग्स यानी कि जो कमाई होती थी, were only sufficient to fulfill basic needs of his family. वो उसके परिवार की जो बेसिक नीड्स यानी कि जो ज़रूरी आवश्यकताएं थी उसको फुलफिल यानी कि पूरा. फुलफिल क्या होता है? पूरा करना. उसी को पूरे ही कर पाते थे, इतनी ही उससे वो कमाई करता था. His sons were growing up gradually. ग्रेजुअली क्या होता है? धीरे धीरे. कि उसके जो बेटे थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे. वन डे गोविंद राम्स कज़न मैटरनल अंकल्स सन. एक दिन गोविंद राम का कज़न मैटरनल अंकल्स सन, यानी कि मैटरनल कौन होता है? जो माँ की तरफ से संबंधित होते हैं, यानी कि जो ममीरा भाई, मामा का बेटा है, वो गांव में आया. विजिटेड हिज प्लेस, यानी कि उनके गांव में आया. एंड ही टुक बोथ हिज सन्स विद हिम टू वर्क इन हिज शॉप इन द सिटी. और वो उसके दोनों बेटों को अपने साथ ले गया शहर में अपनी दुकान में काम करने के लिए. एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीतता गया, गोविंद राम सन चंद्रा राम वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. कि गोविंद राम का जो बेटा चंद्रा राम था उसने क्या है कि वो अपना बिजनेस करना चाहता था. मतलब उसने सोचा कि भी मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूं. तो समय के बीतने के साथ साथ उसने ये सोचा कि भाई मैं भी अपना बिजनेस शुरू कर लूं, अपना काम कर लूं. फॉर दिस दे हैड टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक, और ऐसा करने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. जैसे शॉर्टेज ऑफ मनी. शॉर्टेज ऑफ मनी यानी कि पैसे की कमी. अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस, और उसके पास प्रॉपर जगह भी नहीं थी जहाँ उसको, यानी कि कोई खुद की दुकान, जगह नहीं थी जहाँ वो अपना बिजनेस शुरू करता, एट्सेट्रा. बट दे डिडंट गिव अप. गिव अप मतलब हार माना. लेकिन उसने क्या है? हार नहीं मानी. देयर रिलेटिव्स हेल्प्ड देम एंड सून देयर बिजनेस स्टार्टेड गिविंग देम गुड रिटर्न्स.
कि उसके जो रिलेटिव्स थे यानी कि उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनकी मदद की और सून जल्दी ही क्या है कि उसका जो बिजनेस है वो शुरू हो गया और उसे उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स यानी कि उसको बहुत फ़ायदा मिला उसमें। दे कॉल्ड देयर फैमिली टू लिव विद देम इन द सिटी। उसने अपने परिवार को शहर में रहने के लिए बुला लिया, अपने साथ रहने के लिए शहर में ही बुला लिया। लिविंग टुगेदर, साथ रहते हुए। देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टार्टेड स्टडिंग इन द सिटी। उसके जो भाई बहन हैं उन्होंने शहर में पढ़ना ही शुरू कर दिया। टुडे दे आर वेल सेटल्ड इन द सिटी। अब वो क्या है कि अच्छे से सेटल हैं, व्यवस्थित हैं, शहर में रह रहे हैं अच्छे से। रनिंग देयर बिजनेस, उनका बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बट दे स्टिल मिस देयर पेरेंटल विलेज। लेकिन अभी भी क्या है कि वो अपना जो पैतृक गांव है उसे अभी भी बहुत मिस करते हैं। स्टिल क्या होता है, अब तक। दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन्स। क्या है ओकेजन्स, क्या होता है, अवसर, मौका। वो अभी भी क्या है कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जब यानी कि कुछ खास अवसर होते हैं, मौके होते हैं, उस समय वो अपने गांव जाते हैं। तो बच्चों ये हमने गोविंद राम और उसके परिवार की कहानी पढ़ी है ना। अपने आप को डेवलप करने के लिए, अच्छी अर्निंग्स के लिए क्या है कि गोविंद राम ने अपने बेटों को शहर भेज दिया था और वहाँ पर उनका बिजनेस अच्छा चल गया। लेकिन फिर भी क्या है कि देखो, हम कभी भी जहाँ जो हमारी जन्मभूमि होती है ना, जहाँ हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरह से मतलब जहाँ हम अपना बचपन निकालते हैं उसे हम कभी भी भूल नहीं पाते हैं। इसीलिए क्या है, वो भी अपने गांव को मिस कर रहे थे। एक्सप्लोर, पता लगाओ। Who are the people in your vicinity living in the same place for more than 10 years? कि आपको ऐसे लोगों का पता लगाना है आपकी विसिनिटी यानी कि पड़ोस में जो एक ही जगह पर रहते हुए उनको 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं बेटा आप लोगों के आसपास जो 10 साल से ज़्यादा हो चुके होते हैं, जिनको जो हमारे पड़ोसी, आपके पड़ोस में भी कुछ होंगे जो बहुत सालों से वहीं पर रह रहे हैं। तो आपको उन फैमिलीज़ का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर होम्स एंड द होम्स ऑफ द फैमिलीज़ हु चेंज देयर प्लेस कंटिन्यूसली? कि उन फैमिलीज़ के घरों में जो बहुत सालों से एक ही जगह पर रह रहे हैं और वो फैमिलीज़ जो लगातार यानी कि 2 महीने, 4 महीने या साल बाद अपना घर है वो बदलते रहते हैं लगातार, तो उन परिवारों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत समय से एक ही जगह पर रहते हैं तो उनके पास ज़्यादातर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो वहाँ पर अच्छे से सेट होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं क्योंकि वो उस जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ अच्छे से नोन हो जाते हैं, वहाँ की सारी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं, आसपास भी उनकी जानकारी हो जाती है ना। और जबकि जो नए घर में जाते हैं उन्हें बार बार अपने घर में सेटलमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, बार बार सेटलमेंट करनी पड़ती है और जो एसेसरीज चाहिए घर के अकॉर्डिंग उनको चेंज करनी पड़ती हैं, घर की है ना जो सामान चाहिए उसके उस घर के हिसाब से उनको लेना पड़ता है। फिर नए लोगों से मिलते हैं, नए तरह से सारी सेटलमेंट्स बिठानी पड़ती हैं, नए पड़ोसी होते हैं उनसे जान पहचान करनी पड़ती है, नया एरिया की होने की वजह से उनको इधर उधर जो हर जगह का फिर से पता लगाना पड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेनी सीजन विच फैमिलीज इन योर सराउंडिंग्स लीव देयर होम एंड लिव इन देयर फील्ड्स फॉर एग्रीकल्चर? ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी कि जब बारिश का मौसम होता है उस दौरान विच फैमिलीज इन योर सराउंडिंग्स कि आपके आसपास कौन से परिवार हैं लीव देयर होम जो अपने घर को छोड़ देते हैं, यानी कि लीव मतलब छोड़ना, एंड लिव इन देयर फील्ड्स
और LIVE लिव क्या है, रहना। और क्या है कि जो अपनी फील्ड्स में जाके रहते हैं, अपने खेतों में जाके रहते हैं फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए। तो देखो बच्चों, जो फार्मर्स फैमिलीज होती हैं यानी कि किसान परिवार होते हैं, वो अपने खेतों में रहते हैं, जिनकी अपनी ज़मीन होती हैं। आप में से भी कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खेती का काम करते हैं, तो आप अच्छे से जानते हो इन चीज़ों को कि आपके पेरेंट्स भी जाते हैं खेतों में, कभी पानी लगाना होता है, कभी बीज बोने होते हैं ना, कभी सॉइल प्रिपरेशन करनी होती है। तो इस तरह से क्या है कि उन्हें वहाँ पर रहना पड़ता है, कभी हार्वेस्टिंग के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, लेकिन वो क्या है, रेंट पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़मीन ले लेते हैं और फिर खेतों में जाके काम करते हैं। तो ऐसी जो फैमिलीज़ होती हैं वो क्या है, फील्ड्स में जा कर के रहती हैं रेनी सीजन के दौरान। ड्यूरिंग दैट टाइम, इस समय जब ये फैमिलीज़ हैं वो जाती हैं खेतों में, उस समय हाउ डू देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल फ्रॉम देयर, वहाँ से उनके बच्चे कैसे जाते हैं फिर स्कूल। देखो, जब वो खेतों में जाते हैं काम करने के लिए, तो जो बच्चे होते हैं जहाँ उनका घर होता है वो वहाँ रह रहे होते हैं। अगर उनके दादा दादी या कोई और बड़े या फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वो वहाँ उस घर में रह रहे होते हैं, कोई उनकी देखभाल के लिए। सब लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, तो वो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अगर उनके फैमिली में कोई बड़ा नहीं है या और कोई नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही खेतों में जाते हैं। और अगर वहाँ से कोई ऐसी फैसिलिटी, कोई कन्वेंस होता है स्कूल आने का, तो वो बच्चे वहाँ से आ जाते हैं। अदरवाइज़ वो बच्चे फिर अपने पेरेंट्स के साथ वहीं रहते हैं, वो स्कूल उनको मिस भी करना पड़ता है कई बार। हु ब्रिंग्स फॉर देम फॉर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर देयर डेली यूज़, कि उनकी जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो कौन ला के देता है उनको। तो कई बार क्या होता है, जो घर में एल्डर्स होते हैं वो ला देते हैं, या कई बार जेंट्स होते हैं वो तो चले जाते हैं खेतों में, और जो लेडीज़ होती हैं वो घर पे रहती हैं, तो वो उनकी ज़रूरतें पूरी कर देती हैं। या कई बार हम बड़े बड़े तो घर में होते हैं लेकिन वो मार्केट नहीं जा सकते, तो जो आसपास के जो लोग होते हैं यानी कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर देते हैं। हम उनको बोल देते हैं कि क्या लाना है, हम उन्हें बता देते हैं, तो वो हमें ला करके दे देते हैं। इस तरह से क्या है कि वो डेली यूज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरी कर लेते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। देर इज़ ए टाउन नेम्ड गलियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, कि एक टाउन है गलियाकोट जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। Here the world famous holy shrine of Muslim Saint Fakhruddin, Shitla Matla temple, Jain temples and Somnath temple, which are an excellent example of architecture. जो ये गलियाकोट टाउन है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर वर्ल्ड की फेमस श्राइन यानी कि दरगाह, पवित्र दरगाह जो मुस्लिम सेंट फखरुद्दीन की है वो यहाँ पर स्थित है। शीतला माता टेम्पल है यहाँ पर, जैन टेम्पल्स यानी कि जो जैन मंदिर हैं काफ़ी सारे, एंड सोमनाथ टेम्पल और सोमनाथ का मंदिर, विच आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, जो क्या है कि बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कढ़ाना डैम इन गुजरात स्टेट, कि गुजरात स्टेट में कढ़ाना डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से, कढ़ाना डैम का है गुजरात स्टेट में, दिस एरिया बिकेम ए लो लाइंग एरिया, कि ये क्षेत्र क्या हो गया, लो लाइंग एरिया यानी कि निचला क्षेत्र हो गया, नीचे हो गया ये क्षेत्र। वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द टाउन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बारिश के मौसम के दौरान क्या हुआ कि पानी है जो वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया, एक्यूमुलेटिंग इकट्ठा होना। देयरफॉर द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड, नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम, houses for the people at another place
and also provided facilities like schools, hospitals, etc. कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों के लिए दूसरी जगह पर घर बनाए जहां पर उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, पार्क्स एटसेट्रा. टुडे दिस प्लेस इज नोन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी. आजकल हम इन जगह को क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कॉलोनी यानी कि पुनर्वास कॉलोनी. बट देयर आर सम पीपल हु हैवंट left their farms, fields and are still living there. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने खेतों को या अपनी फील्ड्स को छोड़ करके नहीं गए, वो अभी तक यहाँ पर रह रहे हैं. तो बच्चों, आपने देखा कि कुछ लोग डैम्स बनने की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं. अब हम आगे देखेंगे. थिंक एंड आंसर दीज. सोचो और इन क्वेश्चंस के आंसर दो. ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, कि डैम की कंस्ट्रक्शन होती है जब उस समय, द पीपल लिविंग इन दैट एरिया, कि जो लोग उस एरिया में रह रहे होते हैं, हैड टू लीव देयर होम्स, कि वो अपने घर छोड़ देते हैं. वाई, क्यों चले जाते हैं अपने घर छोड़ करके, ये हमको बताना है. देखो बच्चों, क्या होता है कि जिस एरिया में डैम बन रहे होते हैं और जहाँ पर डैम बनता है वो एरिया क्या होता है, हाई होता है, यानी कि ऊंचा होता है. और जबकि उसके जो आसपास के एरिया होते हैं वो लो लाइंग, जैसा हमने अभी ऊपर भी पढ़ा कि नीचे हो जाते हैं. और नीचे होने की वजह से क्या है कि जब बारिश वगैरह आती है, रेनी सीजन होता है, तो वहाँ पर क्या है कि पानी इकट्ठा हो जाता है. तो जो उस लो लाइंग एरिया में जो घर होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं. इस वजह से क्या है कि वहाँ के लोगों को घर छोड़ करके जाना पड़ता है. वाई आर द डैम्स कंस्ट्रक्टेड, कि डैम्स क्यों बनाए जाते हैं. डैम्स क्या करते हैं कि जो नदी का जो पानी होता है उसके फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं. जब बारिश होती है, नदियाँ पूरी भर जाती हैं, पानी का जो बहाव है वो भी बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल भी करते हैं वो. इसके साथ साथ जो पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है, उसको क्या होता है, रिजर्वर्स बना करके इकट्ठा कर लिया जाता है. और बाद में उसको जब बारिश नहीं होती और पानी की ज़रूरत पड़ती है फील्ड्स में, खेतों में, तो उस पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है. ड्रिंकिंग पर्पस से भी उस पानी को यूज़ किया जाता है. और जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. इफ़ यू आर गिवन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू rehabilitate people in a new place, which facilities will you provide to them. कि अगर आपको जो रिहैबिलिटेट पीपल हैं, नई जगह पर आए हैं जो, उनकी आपको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो आप उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाओगे, उनको उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ जुटाओगे आप. तो देखो, हम वहाँ अगर कोई भी हम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी जाती है, तो हम वहाँ पर जिस एरिया में वो लोग आए हैं, तो हमें जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे. उनके लिए स्कूल्स की फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स की, मार्केट की, पार्क्स की, उनको हर तरह की वहाँ पर फैसिलिटी मिल सके, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे. ये देखो आपको, ए विलेज इन द फ्लड प्रोन एरिया ऑफ द डैम एंड पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज. कि ये देखो कि डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, तो वहाँ पर ये जो डैम, इसके आसपास जो फ्लड प्रोन एरिया यानी कि बाढ़ की स्थिति आ गई है, और इस वजह से क्या है कि लोग हैं वो उस गांव से माइग्रेट कर रहे हैं. Earlier, the food, clothing, and shelter were the basic needs of the people. But now, food, clothing,
shelter, education, employment, and other comforts have become the basic necessities. कि earlier यानी कि पहले क्या था कि खाना, कपड़े, रहने के लिए जगह, लोगों की ये बेसिक नीड्स थी यानी कि ज़रूरी आवश्यकताएं थी. बट लेकिन अब क्या है, नाउ फूड, क्लॉथिंग यानी कि कपड़े, खाना, रहने के लिए जगह, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार, और एंड अदर कंफर्ट्स और जो दूसरी सुख सुविधाएं हैं, हैव बिकम द बेसिक नेसेसिटीज़, कि ये ज़रूरी आवश्यकताएं हैं. ये हमारी जो हैं ये सब चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हो गई हैं. ड्यू टू दिस रीज़न, इस के कारण क्या है कि मैनी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर होम टाउन्स, कि बहुत सारे लोग हैं वो अपने होम टाउन्स यानी कि जो उनकी पैतृक भूमि है उसे छोड़ करके एंड लिविंग एट अदर प्लेसेस, दूसरी जगह पर रहने चले गए. एक्सप्लोर, पता लगाओ. आर देयर एनी पीपल इन योर विलेज, सिटी who live in shelters like tents or sheds or make their vehicles, carts as their homes. कि आप इन बातों का पता लगाओ कि आपके शहर या आपके गांव में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो व्हीकल्स या कार्ट्स को टेंट लगा करके ना, या टेंट्स या लगा के उनको अपना शेल्टर बना के रह रहे हैं. तो ऐसे लोगों का आपको पता लगाना है. और वैसे देखा जाए तो हमारे शहर में भी कई जगह पर ऐसे लोग रह रहे हैं. हाउ मेनी सच पीपल आर देयर, कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर ऐसे. व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू दे डू, वो क्या काम करते हैं. ज़्यादातर जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं यानी कि लोहार होते हैं जो लोहे के बर्तन वगैरह बनाते हैं, है ना, या फिर जो टूल्स वगैरह बनाते हैं, आयरन टूल्स वगैरह, उनकी रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, वो लोग ही क्या है कि अपने कार्ड्स वगैरह को या व्हीकल्स को उनको अपना घर बना के रहते हैं. वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी, कि उनके बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं. उनके बच्चे देखो, क्योंकि जो व्हीकल्स को अपना घर बना के रहते हैं या कार्ड्स को अपना घर बना के रहते हैं, ये इनके परमानेंट हाउस नहीं होते, टेम्परेरी हाउस होते हैं. और ये कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं, जहाँ भी इनको काम मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग ये वहाँ चले जाते हैं और वहीं पर अपना बसेरा बना लेते हैं. तो इनके बच्चे हैं या तो आसपास कोई जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, या कई बार ये स्कूल जाते भी नहीं हैं. व्हाट आर द रीजन्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज पीपल, कि इन लोगों के डिस्प्लेसमेंट करने का, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, मतलब ये एक जगह से जाकर के दूसरी जगह पर बस जाते हैं, मतलब इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता. ये क्या कारण है कि ये बार बार ऐसे अपनी जगह बदलते रहते हैं. तो जहाँ पर इनको काम मिलता है वहीं पर ये जा कर के अपना घर बना लेते हैं. तो काम की तलाश की वजह से ही ये क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है. आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें ध्यान से देखोगे, जो हमने डिस्कस भी की हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ोगे और उनका ध्यान रखोगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.